सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर एंड दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। पहले हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है केमिकल इक्वेशंस और उसके बाद देखेंगे केमिकल रिएक्शंस। गुड इवनिंग सभी को। यू आर नॉट पंक्चुअल, ये बात तो यार मैं मानूंगा कि पंक्चुअलिटी में तो थोड़ा सा हमारा हाथ जो है वो ढीला है ना। लेकिन अब उसके लिए क्या ही कर सकते हैं, आदत सी हो गई है वैसे तो। एक्चुअली आदत नहीं, अब जैसे हमें ये लगता है ना कि 6:30 का मतलब 6:40 है। अब आप लोग को पता लग गया कि भाई क्लास 6:40 पे स्टार्ट होगी। तो अगर आप जल्दी आ जाते, मतलब अगर आप 6:40 से पहले आ जाते दैट मीन्स कि आप जल्दी आ गए हैं, क्योंकि अभी तक तो आपको पता लग जाना चाहिए था, क्योंकि बैच ख़त्म होने को आ गया है कि भाई 6:30 का मतलब 6:40 होता है ना। जैसे होता है ना इसकी नाम में भी हाँ है, तो वैसे मेरी 6:30 में 6:40 है। हाँ जी, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट ओके। मतलब अभी तुम लोग का बर्थडे ख़त्म नहीं हुआ क्या? हैप्पी बर्थडे है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, पूरा 10 मिनट लेट नहीं है भाई। चलो तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो आप लोगों को याद है हम लोगों ने ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ा था, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। कितने लोगों को याद है कि कुछ ऐसा कभी किए थे किसी ज़माने में? कुछ याद आ रहा है? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। चलो तो मैं आपको एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, आप बताएंगे फिजिकल होगा कि केमिकल होगा। आप पी लिखिए फिजिकल के लिए, केमिकल के लिए सी लिखिए। पहला एग्जाम्पल है ये आपकी स्क्रीन पे एंड दैट इज बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना व जलाना लोगों की। ठीक है, बर्निंग ऑफ वुड। फिर फिर आप बताएंगे मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। तीसरा आप बताएंगे डाइजेशन, पाचन। चौथा आप बताएंगे रेस्पिरेशन, श्वसन। और पांचवा एंड द फाइनल इज बर्निंग ऑफ कैंडल। आज तो अटक अटक के नहीं चल रही वीडियो, आज तो भाई मटक मटक के चलनी चाहिए। क्योंकि आज तो सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने बीच में इसी से लैपटॉप को बंद कर दिया था। हाँ जी, तो भाई पी पी मत लिखो इतना, तो थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस रखो कि भाई 1 का पी, 2 का इस तरह तो कम से कम लिख दो पी सी। अब हमें क्या पता तुम किसका पी हो किसका सी बता रहे हो हैं? थोड़ा तो कॉमन सेंस रखो। मेल्टिंग फिजिकल ओके। हाँ जी, सबका सही है। तो चलिए देख लेते हैं। सर मैं 2025-26 में सीजीएल एग्ज़ाम दूंगा, एसएससी जीके 2.0 के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा अलग से सर? 100 मंथ है। हाँ जी, कुछ नया नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस अपने एग्ज़ाम से पहले जो आपकी लेटेस्ट पीवाई की सीरीज़ होगी जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो बस लगा लीजिएगा, ठीक है? बस उसके अलावा और कुछ नहीं। तो चलिए, बर्निंग ऑफ वुड ये क्या होगा? हमारा केमिकल चेंज होगा, बिकॉज इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। केमिकल चेंज में हमने पढ़ा था कि इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस रिवर्स कर सकते हैं, बिकॉज सिर्फ स्टेट का ही चेंज हुआ है, चेंज ऑफ स्टेट हुआ है। मेल्टिंग ऑफ आइस मतलब ये है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हुआ है। डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन दोनों ही केमिकल चेंज होंगे, बिकॉज डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेशन में आपके केमिकल रिएक्शन होती है। बर्निंग ऑफ कैंडल में दोनों होता है, फिजिकल और केमिकल। मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे, है ना। वैक्स में फिजिकल एंड सम पार्ट ऑफ वैक्स जो कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू थ्रेड से ऊपर पहुंच जाती है तो वो वेपराइज हो जाती है, तो वो एंड दी थ्रेड, उनमें क्या होता है? केमिकल चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आई होप आपको क्लियर होंगे। अब जैसे मैंने बोला कि केमिकल चेंज में एक केमिकल रिएक्शन होती है, तो सर केमिकल रिएक्शन में क्या होता है वो समझ लेते हैं कि व्हाट हैपेंस इन अ केमिकल रिएक्शन। एक सेकेंड। एक सेकेंड रुकना है।
क्या हो गया भाई इसको चश्मे का? साफ करो तो और धुंधलाता जा रहा है ये, क्या हो गया इसको? एक सेकंड। चलो ये साफ ना होने वाला। चलो, तो ये केमिकल रिएक्शन होती क्या है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। चलो, तो केमिकल रिएक्शन को हम समझेंगे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम से। तो यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, इसके थ्रू हमने क्या लिया, ये मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप ली है, इसको आग में जला रहे हैं, ठीक है। इसको जब हमने आग में जलाया ना तो दो चीज़ें ऑब्जर्व हुई होंगी हमें। पहला तो जो ऑब्जर्व होगा ये एक डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होगा। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्लेम के साथ कौन बर्न होता है। फ्लेम क्या है, ये लॉ, ये जो आग की एक तरह से लॉ निकल रही है इसको फ्लेम बोलते हैं। जिसमें भी गैशियस कंपोनेंट होगा वो फ्लेम के साथ बर्न करेगा, तो ये डार्जलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न करेगा और इतनी वाइट फ्लेम निकलेगी कि आपको जो है चश्मा लगा के इसको रिएक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो जो इससे अल्ट्रा वायलेट रेज निकलेंगी जैसे कि जो सन से भी निकलती हैं। जब आप वो वेल्डिंग आप देखते हो ना, जो वेल्डिंग करता है वो एकदम वाइट मतलब वो ब्लैक कलर का चश्मा लगाता है क्योंकि एकदम उसकी आंखें जो हैं वो परमानेंटली भी डैमेज हो सकती हैं। तो वही सेम यहाँ पे भी होता है, लिखा होता है, ठीक है। मतलब पहले लिखा होता था कि इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखें, चश्मा लगा के जाएं, इस स्किन ट्यूब को उधर के रखें। ऐसे लगता था अच्छा ठीक है। कौन ही कर रहा है एक्सपेरिमेंट है, कौन था जो केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करता था? करवाते ही नहीं थे, वहाँ जाके एक प्रैक्टिकल की नोटबुक होती थी बस, फालतू की वही होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन है, तो एक तो डार्जलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होगा, बता किस ले रहा हूँ बिकॉज पूछता इसलिए। और ये यहाँ पे आपको कलेक्शन होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का इन अ वॉच ग्लास। ये है वॉच ग्लास, मतलब कटोरी, और कटोरी में तुमको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पीपीटी एक तरह से। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि यहाँ पे मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, ठीक है, इसका हमने कंबशन करवाया और ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये देखिए आप, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम को हमने क्या करवाया, जलाया का दैट मीन्स वही हमने कंबशन करवाया। कंबशन मतलब ऑक्सीजन एक तरह से ऐड हुई, फॉर्म क्या हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं किस तरह से हैं, केमिकल इक्वेशन को हम इस तरह से लिखते हैं कि भाई उसका सिंबल लिख देते हैं, जैसे ये मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, सिंबल कैसे लिखते हैं हमने देखा था, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो इसको O2 की तरह से लिखते हैं एंड यहाँ पे बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आपको ये भी मैंने पढ़ाया था, सिखाया था कि भाई किस तरह से हम किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है तो हमने क्या करना है, जैसे मैग्नीशियम है ये और ये ऑक्सीजन है, ठीक है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, चलो उसको अभी लेके छोड़ दो बिकॉज यहाँ पे अभी हम बैलेंसिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप उस चीज़ को छोड़ सकते हो, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे हमारा, एक सेकेंड, MgO बनेगा ना, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले बैलेंस कैसे करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को, और बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब बैलेंस करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वैसे तो ये मैंने आपको फिजिक्स में भी आई होप पढ़ाया होगा मैंने आपको कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या चीज़ है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, वही मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा था यहाँ पे कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, बट यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है, ठीक है। मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे भी एक मैग्नीशियम 1 है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप एक केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, जब एक केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक आपकी एक क्रिया होती है, तो उसमें एक आपको इक्वेशन लिखनी होती है उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जब आप उस इक्वेशन को लिखते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि वो पूरी तरह से बैलेंस्ड हो। अब जैसे मैंने बताया बैलेंस करने की बात आई क्यों, क्योंकि यहाँ पे होता है एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण, ये बोलता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में, किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, वो कांस्टेंट रहता है।
यानी कि वो बदलता नहीं है। जो रिएक्टेंट का मास होगा यानी Mg और O2 का आप मिला के ले लो, वही कलेक्टिवली MgO का होगा। ये क्या है? ये आपके एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं। ये जो लेफ्ट साइड में, क्या आवाज़ हो रहा है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। जो लेफ्ट साइड ऑफ ये एरो दिखा रहा है कि अब ये दोनों रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये जो Mg और O2 देख पा रहे हैं आप, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक हिंदी में बोलते हैं। और जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी उत्पाद। तो अभिकारक से उत्पाद बन गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हमेशा रिएक्टेंट को लिखते हैं, राइट साइड में हमेशा प्रोडक्ट को लिखते हैं। एंड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से करते हैं वो अभी सीखेंगे, बिकॉज हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, वैसे ज़्यादा तो क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन अगर आ गया तो हमें पता होना चाहिए। तो केमिकल इक्वेशन में हमें इस चीज़ का बैलेंस करने की नीड क्यों पड़ी? बिकॉज मास कांस्टेंट रहता है, मास कांस्टेंट रहता है, पहली बात। दूसरी बात, एटम्स कांस्टेंट रहते हैं, यानी मैग्नी। ठीक है, रिएक्शन में होता क्या है, केमिकल रिएक्शन में बस इतना होता है कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। अब जैसे यहाँ पे तो ऐसा पहले से कोई बॉन्ड नहीं था, ठीक है, कि कोई कंपाउंड यहाँ पे रिएक्शन नहीं कर रहे थे आपस में मिलके। कंपाउंड भी आपस में रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, वो देखेंगे। बट यहाँ पे तो ये सिर्फ एलिमेंट ही है ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये एक बॉन्ड बना रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, केमिकल इक्वेशन में यही होता है कि ठीक है, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स उस एलिमेंट के सेम रहेंगे, सेम रहेंगे। दैट मीन्स उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन किया तो मैग्नीशियम 2 हो गया, तो यहाँ पे भी आप 2 लिख दीजिए। ये होता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन मैं आपके सामने लिखता हूँ, आप इसको बैलेंस करके बताना इसको किस तरह से बैलेंस करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आयरन की रिएक्शन करवाता हूँ। ठीक है, आयरन की रिएक्शन करवाता हूँ वाटर के साथ। ठीक है, और यहाँ पे बना देते हैं Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। Fe3O4 और हाइड्रोजन यहाँ पे बन गया। ज़रा बताइए कमेंट में कि इसको किस तरह से बैलेंस करेंगे, यानी कि आयरन में यहाँ पे कितने एटम्स अटैच्ड हो, यहाँ पे मैं कितना लिखूँ। और हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे नीचे नहीं लिखते हैं, कभी भी नीचे नहीं लिखते हैं। इतना तो आई होप आपने पढ़ा होगा क्लास 9th एंड 10th में। यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि कोएफिशिएंट लिखते हैं ना, कोएफिशिएंट, तो वैसे लिखते हैं यहाँ पे आगे बैलेंस करने के लिए हम। तो जैसे अगर मान लो इसको बैलेंस करने में आएंगे, ठीक है, तो इसको हम बैलेंस करने में आएंगे जहाँ पे आयरन की रिएक्शन हम वाटर के साथ करवा रहे हैं और Fe3O4 और हाइड्रोजन बन रहा है। तो यहाँ पे हम किस तरह से इसको बैलेंस करेंगे? सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देखिए कि ऑक्सीजन 4 है, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या दिख रहा है आपको? ऑक्सीजन 4 है। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है ना, तो आप लगा दो यहाँ पे 4, लगा दो सीधे, बाद में देखेंगे क्या होगा। अब उसकी वजह से हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा, 8 हो गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को यहाँ पे 8 कर देंगे। आयरन यहाँ पे 3 है, आयरन यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे भी 3 आयरन कर दो, ख़त्म बात, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस होके निकल आई। सभी को समझ में आई कि किस तरह से इस केमिकल रिएक्शन को मैंने बैलेंस किया। हाँ जी, सभी का सही है, सभी ने सही लिखा है। एक मच्छर बड़ा परेशान कर रहा है भाई। ठीक है, तो बैलेंसिंग सिंपल सी चीज़ है। मतलब इतना भी हम लोग कोई बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा मैं डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत आना चाहिए किस तरह से होता है। ठीक है, बिकॉज लिखने के लिए तो आपको वैसे तो आएगा नहीं कि भाई बैलेंस करके दिखाओ इसको। ठीक है, ऑप्शन तो होंगे ही, 4 ऑप्शन तो मिलेंगे ही, तो आराम से हो जाएगा। एज सच अभी तक तो क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं है इससे बैलेंसिंग से, तो बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि अगर कुछ घुमा के हो सकता है कुछ क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ना, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी तक तो बस वही बच्चों वाली चीज़ चल रही थी, अब यहाँ पे जो चीज़ें आने वाली हैं बूढ़ों वाली चीज़ें। ठीक है, मतलब हैं तो ये भी बच्चों वाली चीज़ें ही, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शंस होती हैं आपकी रासायनिक अभिक्रिया, वो कितने तरह की होती हैं। तो सबसे पहले होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। अब नाम में ये कॉम्बिनेशन, यानी कि आपके 2 चीज़ें, यानी कि 2 रिएक्टेंट आपके कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन इन जनरल क्या होती है? जहाँ पे आपके पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स सेम रहते हैं।
ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जहाँ पे दो आपके रिएक्टेंट होंगे, वो मिल के एक क्या बनाएंगे, आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो रिएक्टेंट क्या ले लेते हैं, जो आपका फेवरेट फेमस एग्जाम्पल है, एंड दैट इज़ एग्जामिनर का फेवरेट है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ। जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। आई थिंक हिंदी में इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो क्विक लाइम की रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करवाते हैं, CaO की रिएक्शन H2O के साथ करवाएंगे, तो यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। और इसको हम बोलते हैं स्लेग्ड लाइम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लेग्ड लाइम। अब ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात तो ये जो रिएक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा विगरस होती है एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है। कैसी होती है, विगरस का मतलब है कि बहुत ही भयंकर तौर से, बहुत ही भयंकर रिएक्शन होती है, यानी कि बहुत ही तुरंत रिएक्शन होगी और बहुत ही ज़्यादा इसमें हीट इवॉल्व होगी, हीट निकलेगी। क्या होगा, हीट निकलेगी। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी रिएक्शन से हीट निकलती है, यानी हीट इवॉल्व होती है, इन तरह की रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक इन नेचर बोलते हैं, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक इन नेचर बोलते हैं, जहां से हीट निकलती है उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। जैसे ये अगर हम पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें तो यहाँ से क्या यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हम क्विक लाइम की रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो हीट निकलेगी एंड विग्रस रिएक्शन होगी। इसी वजह से मैंने बोला कि ये विग्रस रिएक्शन होगी। तो ध्यान रखिएगा, एक्सोथर्मिक, जिसको आई थिंक हिंदी में उष्मा छेपी रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, उष्मा छेपी अभिक्रिया बोलते हैं इसको, जहाँ पे हीट इवॉल्व होती है। यहाँ पे हो क्या रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लेग लाइम बना रहा है। अब ये रिएक्शन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोग घरों में ये सब करते हैं ना, वाइट वॉशिंग करते हैं वॉल्स की, आप लोगों ने भी करवाई होगी कभी ना कभी, तो उस सेंस में ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वाइट वॉशिंग के टाइम पे किया क्या जाता है, ये जो अब स्लेग लाइम यहाँ पे बना है, जब क्विक लाइम की हमने रिएक्शन करवाई स्लेग लाइम से, तो यहाँ पे सॉरी क्विक लाइम की जब रिएक्शन हमने वाटर के साथ करवाई, तो जो यहाँ पे स्लेग लाइम बना है, अब इसको क्या कर देंगे, वॉल्स पे लगा देंगे। इसको क्या करेंगे, वॉल्स पे लगा देंगे CaOH को, होल ट्वाइस को। और जो हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, दैट इज़ CO2 प्रेजेंट है, उसका क्या होगा, वो CO2 यहाँ पे कंबाइन हो जाएगी इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और क्या बना देगी, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी, दैट इज CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे बना, यही एक शाइनी फिनिश देगा आपकी वॉल्स में। ये क्या होता है, ये शाइनी फिनिश देता है वॉल्स में। तो ध्यान रखना, इसको हम वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं, जहाँ पे स्लेग लाइम की रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, ये जो CaCO3 बना, इसके डिफरेंट नाम हैं। जैसे कि इसको कैल्शियम कार्बोनेट तो एक केमिकल नेम हो गया। कॉमन नेम की अगर मैं बात करूँ तो जैसे इसको मार्बल भी बोलते हैं, इसी को हम लाइमस्टोन के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम चॉक के नाम से भी जानते हैं। और जो आपने देखा होगा अंडा होता है ना, एग होता है, तो एग का जो आउटर पार्ट होता है, जो कवच होता है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को हम मार्बल बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, चॉक बोलते हैं। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है CGL 2022 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके इसने क्या बनाया, इसने आपका बनाया, इसने बनाया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसने क्या बनाया, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन किया। क्लियर है यहाँ तक सभी को कि किस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी हुई। अब एक कुछ और यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं और जो एक्सोथर्मिक है नेचर में। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ले लेते हैं मिथेन को, ठीक है। जैसे मिथेन है हमारी, मिथेन क्या है, मैंने आपको बताया था नेचुरल गैस में सबसे जो प्रमुख घटक होता है, जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है, वो मिथेन ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इसको हम कंबाइन करें ऑक्सीजन को, या फिर इसका हम कंबशन करवाएं, कंबशन का मतलब ये होता है एक तरह से अगर हम देखें तो O2 का एडिशन ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CO2 प्लस यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो 2H2O निकल के आएगा। तो ये भी क्या है, आपकी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपको लगेगा कि सर यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो
एक्चुअल में जो ये वाटर है ये इवापोरेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे भी इस रिएक्शन में अगर मैं बात करूँ, जैसे COH का होल ट्वाइस प्लस CO2, ये जब मैंने रिएक्शन करवाया कैल्शियम कार्बोनेट बना। अच्छा ये बताओ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने एटमॉस्फेयर से उठाया कितना परसेंटेज में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है? तो इसमें भी आपका वाटर बनता है इस रिएक्शन में, बट होता क्या कि वो वेपराइज हो जाता है। तो ऐसे ही वाटर को हम इस तरह के प्रोडक्ट कंसिडर नहीं करते हैं, वो क्योंकि वेपराइज हो जाता है यूजुअली, ठीक है। एंड हीट एंड लाइट को भी हम प्रोडक्ट नहीं मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोल को अगर बर्न करें, बर्निंग ऑफ जो कोल होता है, बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है, कोल में आपका कार्बन मेन कंटेंट होता है। तो जब उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो ये भी आपकी किस तरह की रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। इट इज़ व्हाट? बर्निंग ऑफ कोल। एंड ये सारी जो रिएक्शन होंगी ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी। बट अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, यानी कि सबसे हीट निकलती है, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करवाएं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब ऐड करवाते हैं इस रिएक्शन में, तो वो वाली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो आपकी एंडोथर्मिक इन नेचर होती है रादर दैन एक्सोथर्मिक इन नेचर। अच्छा, एक और रिएक्शन होती है जो कि होती है हमारी रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन जो होती है, जो जिसको हम बोलते हैं, हमने पढ़ा था है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के टाइम पे मैंने आपको पूरी रिएक्शन पढ़ाई थी किस तरह से रेस्पिरेशन होता है हमारे ह्यूमन सेल्स में, है ना। जैसे कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग से हमारा पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम स्टार्ट होता है। ब्रीदिंग अलग होता है एंड रेस्पिरेशन सिस्टम आपका अलग होता है। जैसे हम लोगों ने ब्रीद किया तो उससे होता क्या कि ऑक्सीजन जाती है सेल्स में, और ऑक्सीजन हर सेल में जाके वो क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। और वहाँ पे हमने देखा था किस तरह से जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, पहले पाइरूवेट में टूटता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। देन ये मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ। एंड देन उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो पाइरूवेट है ये ब्रेक होता है एनर्जी में, CO2 में एंड वाटर में। देखा था ना हम लोगों ने। तो रेस्पिरेशन भी आपकी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये भी एक एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में क्या रिएक्शन होती है आपकी, कि जो आपका ग्लूकोज होता है दैट इज C6H12 और O6 होता है। इसमें क्या होता है, अगर हम इसकी रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में होता ये कि जैसे मैंने आपको बताया ब्रीदिंग किया तो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाएगा ब्लड हर एक सेल के पास, और वो ब्रेक करेगा ग्लूकोज को, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी निकलेगी। तो जो ये एनर्जी निकली इसी की वजह से रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? यहाँ तक कि आपका अगर पूछ ले डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ जो वेस्ट इन दी सेंस, जो आपका घर में वेस्ट वगैरह नहीं बचता है, जैसे वेजिटेबल आपका मैटर हो गया, वेजिटेबल मैटर इन दी सेंस आपने नहीं, जैसे केले वगैरह के छिलका आपने देखा होगा, हो सकता है आपकी मम्मी या फिर पापा ने किया भी हो कि जैसे अगर आप गमले वमले घर में रखते होगे तो ये हो सकता है आपने किया हो कि भाई जैसे केले का छिलका होता है या फिर कुछ भी पील ऑफ नहीं किया था, जैसे सब्जियां छीली जाती हैं, तो उसको अगर आप मिट्टी वगैरह में गाड़ देते हो, उसको डिकम्पोजिशन करवाते हो, तो उससे होता क्या है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह एक्शन करते हैं और उसको डिग्रेड करवाते हैं। और जब डिग्रेड करवाते हैं ना, तो वहाँ पे एक्चुअल में वो भी एक तरह की कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर होता है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, ये बता रहा हूँ डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर ये आपकी। और यहाँ पे जैसे रेस्पिरेशन हो गया, तो यहाँ पे भी मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। किस तरह से जो आपका ग्लूकोज है ये डिकम्पोज हो रहा है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नॉट डिकम्पोजिशन, ये किस तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जहाँ पे एनर्जी निकल रही है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर में भी अगर आप देखो, तो अगर आप ये वेजिटेबल मैटर को अगर सॉयल वगैरह में गाड़ दो एंड देन उसको सॉयल को निकालो, तो वो काफ़ी न्यूट्रिशियस सॉयल होती है। लेकिन जब उस सॉयल को निकालोगे तो आप फील करोगे बहुत गरम गरम लगेगी वो सॉयल। क्यों? क्योंकि ये भी आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे भी हीट इवॉल्व हुई होती है, इसलिए गरम गरम लगता है। अब इसी कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं विघटन। बिल्कुल, जो वर्मी कंपोस्टिंग वगैरह होती है, बिल्कुल एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब आते हैं इसका जो उल्टा होता है, दैट इज़ विघटन अभिक्रिया, दैट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑब्वियस सी बात है, एकदम उल्टा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक रिएक्टेंट होगा वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूटेगा। वहाँ पे क्या था, एक मल्टीपल रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, यहाँ पे मल्टीपल रिएक्टेंट होंगे, सिंगल रिएक्टेंट होगा और मल्टीपल प्रोडक्ट बनाएंगे। अब वहाँ पे एनर्जी यूजुअली निकल रही थी, यहाँ पे एनर्जी आप देखेंगे यहाँ पे एनर्जी लगेगी, क्योंकि खुद ही सोचिए कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए, इनको तोड़ना है,
इनको तोड़ना है तो एनर्जी यहाँ पे लगानी पड़ेगी ना। जैसे मान लो, ठीक, ये तुम्हारा दोस्त है ये, ठीक है, समझ रहे हो, खुश है, समझ रहे हो, ये भी खुश, तो मतलब है कि समझ रहे हो ना। अब अगर मान लो कि ये तुम हो, ठीक है, और तुमको ये बॉन्ड अच्छा नहीं लग रहा है, तुमको तोड़ना है ये बॉन्ड, तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। अपने आप तो एनर्जी, अब अपने आप तो टूट नहीं जाएगा ये, अपने आप से तो टूटेगा नहीं ना, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको एनर्जी लगानी होगी। हाँ, जब ये दोनों मिले होंगे तो एनर्जी निकली होगी, ठीक है, यानी कि तुम्हारी जली होगी तो वो एक्सोथर्मिक होगी। अब तुम्हारी उन्होंने जलाई थी तो एक्सोथर्मिक थी, अब तुम्हें बॉन्ड तोड़ना है तो तुम्हें वो एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूटता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे ये है आपका लेड नाइट्रेट का रिएक्शन, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लेड नाइट्रेट PbNO3, ये क्या है आपका लेड नाइट्रेट है, ठीक है, लेड नाइट्रेट है। इसको जब हम डिकम्पोजिशन इसका करवाते हैं, कैसे डिकम्पोजिशन करवाते हैं, हीट को मैंने आपको बताया था डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेड ऑक्साइड बनता है, PbO बनता है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी, NO2 बनेगी, और ऑक्सीजन। इसको मैंने बैलेंस नहीं किया, बैलेंस कर सकते हैं, देखते हैं भाई कितने लोग बैलेंस कर पाते हैं, करिए इसको, ट्राई करिए, वैसे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी। अब ये जो रिएक्शन है यहाँ पे क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, और क्योंकि हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हुआ है, तो जहाँ जो डिकम्पोजिशन हीट की वजह से होता है, यानी टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, उस टाइप को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी विघटन यहाँ पे हीट की वजह से हुआ है। अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जब हम लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो किस गैस के ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलते हैं, भूरी झाग देखने को मिलती है। तो जो भूरी झाग है, ब्राउन फ्यूम्स हैं, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लेड नाइट्रेट इसमें टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है, तो टेस्ट ट्यूब में जब इसको हम जलाते हैं तो इसका विघटन होगा, इसका डीकम्पोजिशन होगा, जिसकी वजह से इसमें ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व होंगे। हो रहा है कि नहीं, इसमें ब्राउन फ्यूम्स आपको दिख रहे होंगे, और ये जो लेड नाइट्रेट है जो आपको नहीं दिख रहा है, ये येलो में कन्वर्ट हो जाए, सॉरी, जो लेड ऑक्साइड है ये आपका येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सी गैस निकल रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, दो गैस निकल रही हैं, और किसकी वजह से ब्राउन फ्यूम्स डेवलप हो रहे हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से ब्राउन फ्यूम्स डेवलप हो रहे हैं। और लेड ऑक्साइड किसी भी, आप जैसे कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर नाइट्रेट को भी तुम हीट करोगे ना, कॉपर नाइट्रेट को, तो भी ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉपर नाइट्रेट को हीट करने चला जाऊँ, ये जो कॉपर नाइट्रेट है, इसको भी मैं अगर हीट करूँगा तो इसमें भी कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। इसका ब्लू कलर था, और ये पता है कैसे हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा बेचारा, ठीक है, जल के इसके राख हो जाएगी। और इसमें भी NO2 मिलेगी तुम्हें, और इसके भी ब्राउन फ्यूम्स मिलेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप समझे होंगे आई थिंक, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जिससे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, जैसे कि ये होता है सिल्वर क्लोराइड ले लें या फिर सिल्वर ब्रोमाइड ले लें, पहले से मैं बैलेंस करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये एंड ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि एक सिंगल रिएक्टेंट था और मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ये टूटा, ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ये टूटा। बट यहाँ पे ये हीट की वजह से नहीं टूटा है, यहाँ पे ये लाइट की वजह से टूटा है। सनलाइट में अगर आप इसको रख देंगे, तो ये क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे AgCl, Ag और Cl2 में, AgBr, Ag और Br2 में, किस वजह से, लाइट की वजह से। तो इसको हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोल देते हैं, क्योंकि लाइट की वजह से हुआ है, तो लाइट के लिए हम फोटो वर्ड का यूज़ करते हैं, तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोल देते हैं। तो डिकम्पोजिशन किसी वजह से भी हो सकता है, लाइट की वजह से या फिर हीट की वजह से, लेकिन हमेशा ध्यान रखना एनर्जी देनी पड़ती है, अभी मैंने आपको बताया था। और जहाँ पे भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है किसी रिएक्शन में, देखो ऐसा नहीं है कि किसी रिएक्शन में सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर निकलती है, दोनों भी हो सकता है, और यूजुअली दोनों होता है। लेकिन कौन ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, नेट में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है कि रिलीज हो रही है, वो डिसाइड करता है कि उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक बोलेंगे या एक्सोथर्मिक बोलेंगे। जहाँ पर नेट में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है।
तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। और क्या एग्जाम्पल, और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसको हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कैसे यूज़ करते हैं भाई, जो फिल्म होती है ना, फिल्म थिन फिल्म होती है, तो उसमें इसको लगा देते हैं, सनलाइट पड़ती है, Cl2 अपना भाग जाता है और इसकी वजह से वो पिक्चर आ जाती है उसमें। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी इसको यूज़ करते हैं। भाई तुम समझ नहीं पा रहे हो मैं कितने दर्द में पढ़ा रहा हूँ आज। पीछे नीचे जो है मच्छर पैर में लगे हुए हैं 2-3, और फिर भी जो है मैं कंसंट्रेशन बना के मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो इसी लेवल का कंसंट्रेशन मैं तुमसे भी डिमांड करता हूँ कि नीचे और ऊपर कुछ भी हो लेकिन फोकस बना रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया सभी को कि किस तरह से डिकम्पोजिशन हुआ। अच्छा, कॉम्बिनेशन, अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद है मैंने आपको बताया था एक आयरन सल्फेट FeSO4.7H2O, कमेंट बताओ इसका क्या कलर क्या होता है इसका कलर बताइए मुझे, कलर क्या होता है इसका। तो मैंने आपको बताया था इसका कलर ग्रीन होता है ना, ग्रीन विट्रियल, हरा थोथा बोलते हैं। जिंक सल्फेट वाले को, जो हाइड्रेटेड जिंक सल्फेट था ZnSO4.7H2, उसको वाइट विट्रियल, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को नीला थोथा जिसको ब्लू विट्रियल बोलते हैं, CuSO4.5H2। तो जैसे ग्रीन विट्रियल है, इसको जब हम हीट करेंगे तो इसका भी डिकम्पोजिशन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था हीट करेंगे तो ये वाटर के मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, FeSO4 बनेगा आयरन सल्फेट। तो यानी कि ये जो ग्रीन कलर था डिसअपियर हो जाएगा पहली बात तो। और तुम इसको अगर हीट करने जाओगे ना तो ये फाइनली डिकम्पोज हो जाएगा। किस में डिकम्पोज होगा, एक Fe2O3 सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में ये डिकम्पोज हो जाएगा। इसको बैलेंस करने जाएंगे तो यहाँ पे 2 मोल लगाने पड़ेंगे। क्लियर इतनी चीज़ यहाँ पे कि किस तरह से डिकम्पोजिशन ने पहले तो इसका हरा रंग उड़ाया और यहाँ पे 2 गैसेस प्रोड्यूस कर दी, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। इसी तरह से अगर आप याद वहाँ पे मैंने आपको बताया था, एंड दैट इज़ कि जब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख रहे थे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको याद है कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने रिएक्शन करवाया था H2O के साथ और COH का होल ट्वाइस बनाया था, याद है आपको। देन इसकी रिएक्शन मैंने CO2 से करवाई थी और कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था। और एक्चुअल में यही इसी को बोलते हैं द गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर, मिल गई। जो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था ये कि भाई ये यही गैस है जो ये लाइम वाटर, इसको हम लाइम वाटर के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लाइम वाटर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो हमें मिला ये मिल्की कलर का होता है, दूधिया कलर का होता है, दूधिया रंग का होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि दिस गैस दैट इज CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इसने क्या किया, लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर दिया, यानी दूधिये रंग में तब्दील कर दिया। इतनी चीज़ क्लियर हुई सभी को, ठीक है। तो वही रिएक्शन को अगर मैं यहाँ पे देखूँ, CaCO3 जो बना है, CaCO3 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, CaCO3, इसको अगर मैं उल्टा करवा दूँ, हीट करवा दूँ, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो ये अगेन CaO और CO2 में ब्रेक हो जाएगा, CaO और CO2 में, ठीक है। ये CEO क्या है, क्विक लाइम है, ये क्विक लाइम है। और ध्यान रखना इस क्विक लाइम को सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं अपने सेकेंड लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन में, हम दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। एक सही अलथी पलथी मार के बैठ जाओ। नहीं दिक्कत सर, आप ऑल आउट क्यों नहीं लगाते हो, 5-6 लगा लो भाई, एक ऑल आउट लगा हुआ है। लेकिन फिर भी ये मैंने तुम्हें बायो में पढ़ाया होगा AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कि जब आप बहुत ज़्यादा दवा लेते रहते ना तो आपके जो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हरामखोर बैक्टीरिया होते हैं, वो खुद को अडेप्ट कर लेते हैं उस चीज़ से। तो इसीलिए बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लेना चाहिए, नहीं तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाएगा। जब आप फिर लोगे दवा तो काम नहीं करेगी। तो वही हो गया इनके साथ ही, एकदम अडेप्ट कर गए हैं, ऑल आउट पे सब पे अडेप्ट कर गए हैं। अब एक्चुअली में है क्या कि अब है ये बात कि चलो तुमसे क्या ही शेयर करना चलो ठीक है, तो इनके लिए कुछ अलग इलाज देखना पड़ेगा। एक्चुअली में हैं तो 2-3 ही, लेकिन खैर। तो आगे बढ़ते हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं, जिसको हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे बना हुआ है ना, इस पर बिल्कुल फोकस मत करना, ठीक है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ डिस्प्लेसमेंट का, तो तुम्हें समझ में आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखो तुम्हें हम एग्जांपल देते हैं बढ़िया सा, है ना। हाँ, विकी कौशल को तो जानते होगे, ये विकी कौशल है, ठीक है। ये हैं अपने सैल्मन भाई, ठीक है, और ये हैं अपनी कैटरीना मैम, ठीक।
अब हुआ क्या कि विक्की भाई ने क्या करेंगे, ये सैलमन और कैटरीना का बॉन्ड तोड़ देंगे और ये कैटरीना को लेके चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो हमारे सैलमन भाई हैं वो क्या होंगे, वो सिंगल हो जाएंगे। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विक्की जी ने क्या किया, सैलमन भाई को डिस्प्लेस कर दिया। ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर सर? सिल्वर वाइट होता है, वाइट वाइट, ठीक है। जो सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे मैंने लिखा था, इसका वाइट कलर होता है। वैसे कलर वगैरह पूछता नहीं, बट फिर भी ये वाइट होता है, ये ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद जब ये होता है, ठीक है। और बाकी तो मैंने आपको बताई दी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस तरह से होती है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लिखता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे ये आपका आयरन मैंने लिया, ठीक है, और आयरन का अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा यहाँ पे कॉपर सल्फेट से, यूजुअली इस रिएक्शन इस तरह से करवाई जाती है कि भाई कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया जाता है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया जाता है, ब्लू कलर का होता है, एंड देन उसमें आयरन नेल डुबो दी जाती हैं। तो होता क्या है, होता कुछ ये है कि जो आयरन है वो सल्फेट को लेकर निकल भागता है, ठीक है, आयरन सल्फेट बन जाता है, और जो कॉपर होता है वो हमारा सिंगल हो जाता है। कॉपर जो होता है वो सिंगल हो जाता है। रीज़न क्या है उसका? रीज़न ये है कि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब यही अगर मैं उल्टा लिख दूं, यही अगर मैं इस तरह से कॉपर और आयरन सल्फेट लिख दूं, तो यहाँ पे ये जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा कि आप आयरन को सिंगल कर दें। दिस वुड नॉट बी पॉसिबल, दिस रिएक्शन वोंट बी फिजिबल, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अब रीज़न क्या, ये पॉसिबल क्यों नहीं, ये आप जानते हैं आप में से काफ़ी लोग, क्योंकि मैंने आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, कि कैटरीना ने कार मांगी, याद है आपको? आई होप आपको याद होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस तरह से कि भाई कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, ठीक है, फिर भी क्या मिली, ठीक है, क्या मिली, सिल्वर ऑडी, ठीक है। तो इस तरह से हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ देखी थी, और मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाया था कि किस तरह से जो ऊपर वाला मेटल है वो नीचे वाले मेटल से, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो उसको डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। जो ऊपर वाला मेटल है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, बिकॉज जो ऊपर वाला मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है नीचे वाले कंपैरिजन में, इसलिए जो है ऊपर वाला नीचे वाले को कभी भी डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन वाइसे वर्सा इज़ नॉट ट्रू, यानी नीचे वाला ऊपर वाले को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। अब आयरन और कॉपर में आप ध्यान से देखिए, आयरन ऊपर है एंड कॉपर आपको नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि आयरन ज़्यादा, आप इस तरह से इसको रिलेट करो कि भाई आयरन ज़्यादा स्मार्ट है, जैसे विक्की ज़्यादा स्मार्ट था सैलमन से, तो इसीलिए विक्की ने रिप्लेस कर दिया सैलमन भाई को। तो उसी तरह यहाँ पे आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, इसलिए उसने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। लेकिन क्योंकि कॉपर नीचे है, वो कम रिएक्टिव है, तो इसलिए वो आयरन को कभी रिप्लेस या फिर डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा, तो इसी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। समझ आती है इतनी बात कि कौन किसको कब डिस्प्लेस कर पाएगा, कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी और कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी? कमेंट में अच्छा बताइए, इनमें से, इन चारों में से कौन है जो आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? इन चारों में से कौन सा है जो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन यानी अभिक्रिया नहीं करेगा? ये सभी को याद है ना? रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बताया था, बहुत काम आती है ये, बहुत कम, हर जगह काम आती है। तो जो मैग्नीशियम है वो रिएक्ट नहीं करेगा, जो आपका ये पोटेशियम और सोडियम है ये तो विगरसली रिएक्ट करेंगे, मतलब बहुत ही एक्सप्लोजिव तरीके से रिएक्ट करेंगे कोल्ड वाटर से। ये कोल्ड और बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कैल्शियम के केस में अगर बात करें, ये भी रिएक्ट कर जाएगा, बट उतनी ज़्यादा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगी। एक्सोथर्मिक इन द सेंस कि थोड़े बहुत बबल्स निकलेंगे और इसकी वजह से कैल्शियम फ्लोट करने लगेगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि बहुत एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगी, तो वो नहीं होगी। मैग्नीशियम हॉट वाटर चाहिए और इन तीनों को चाहिए स्टीम, तभी रिएक्शन करेंगे, ठीक है। अभी आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे कि विघटन तो उसको बोल देंगे, डिकम्पोजिशन को, विस्थापन, और ये है द्वि विस्थापन। अब द्वि विस्थापन में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे ए बी एंड सी डी है, तो हुआ क्या, ए डी को लेके निकल गया और बी सी को लेके निकल गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं कि मान लेते हैं ये रणवीर है, ठीक है, ये रणवीर है और ये रणवीर है और ये आलिया है, ठीक है, और ये रणबीर है और ये और ये दीपिका है, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहाँ पे रणवीर दीपिका को ले लेगा, ठीक है,
और आलिया जो है वो रणबीर, मतलब रणबीर और आलिया को ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे वो अक्षय कुमार वाला नहीं, वो एक मीम रहता है इधर का उधर हो जाना, वो हो गया यहाँ पे। ठीक है, किस तरह से कि भाई यहाँ पे ए डी के साथ चला गया और बी सी के साथ। एक्चुअल में सिलेक्शन में होता क्या, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम सल्फेट लिखा Na2SO4, ठीक। यहाँ पे लिया मैंने बेरियम क्लोराइड BaCl2, फॉर्मूला लिखना आपको आता है। जैसे सोडियम सल्फेट को मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, जैसे सोडियम है ये सल्फेट है तो वैलेंसी कितनी होती है सोडियम की 1, सल्फेट की 2, तो ये दोनों इंटरचेंज कर देंगे तो Na2SO4। ऐसे बेरियम क्लोराइड को कैसे लिख देते हैं हम, तो बेरियम, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो बेरियम किस पर्टिकुलर ग्रुप से, सेकंड, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो इंटरचेंज करेंगे तो BaCl2 निकल के आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला लिखना हमने सीखा था। जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, BaSO4 बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, एंड यहाँ पे 2NaCl, ठीक है, 2 NaCl यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, हुआ यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस। ध्यान रखना, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो आयंस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस कैसे हुआ, तो यहाँ पे थे आपके बेरियम क्लोराइड में Ba2 पॉजिटिव कैटायन थे, यहाँ पे अगर हम बात करें तो SO4 2 नेगेटिव दैट इज सल्फेट आयन थे, तो Ba2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव ये क्या हुए, आपस में मिल गए, दैट इज़ यहाँ पे हुआ एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का एक्सचेंज हुआ। इस चीज़ को ध्यान रखना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही सिर्फ आपको एक्सचेंज ऑफ आयंस देखने को मिलता है। अब आते हैं अपने आखिरी टाइप ऑफ रिएक्शन एंड दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत सिंपल है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है आपका रिडक्शन, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है रिडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ कॉपर की, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन जाएगा आपका CuO। बैलेंस करेंगे तो ये 2 लिखेंगे इसमें और यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी, ये एक हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, यानी कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया। सिमिलरली अगर मुझे इस कॉपर ऑक्साइड से अब अगर ऑक्सीजन को रिमूव करना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करूँगा, ठीक है, और जिसकी वजह से होगा क्या, कॉपर, ठीक है, एक तरह से सिंगल आप बोल लो, और H2 जो है ये H2 है, ये H2O के साथ मिल जाएगा। दैट मीन कि यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर का रिडक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है, रिडक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। लेकिन अगर एक चीज़ हम ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, इसलिए इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड के केस में रिमूवल हुआ ऑक्सीजन का, इसलिए उसको हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, इसलिए बोल रहे हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जिस रिएक्शन में दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, यानी एक साथ होता है, उसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर इन शॉर्ट रेडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे रेड का मतलब है आपका रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन और हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल और भी हम एग्जांपल कोट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करवा दें कार्बन के साथ, तो क्या होगा, यहाँ पे जो जिंक होगा वो यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, और जो कार्बन हो जाएगा इसका हो जाएगा यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। दैट मीन यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन, बिकॉज इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, इसने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, दैट मीन्स ये रिडक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है, सिंपल। तो क्योंकि दोनों हो गया तो रेडॉक्स रिएक्शन। अब कुछ हमारे डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोजन, ठीक है, कोरोजन एंड कोरोजन हो गया और हमारा रैंसिडिटी, ये दोनों होते हैं हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ये क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब कोरोजन का मतलब क्या होता है, कोरोजन का मतलब होता है सिंपल एक तरह की आप ये समझ लो क्षरण होना किसी चीज़ का। जैसे आयरन है हमारा, तो आयरन को अगर आप खुले में रख देंगे तो वो मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन को गेन करके क्या बना देगा, आयरन ऑक्साइड बना देगा, पढ़ा होगा आपने। और आयरन ऑक्साइड की क्या होगी, रेडिश ब्राउन लेयर चढ़ जाएगी, जिसको बोलते हैं जंग लग गई। जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि जंग लग गई लोहे में, उसको बोलते हैं रस्टिंग। ऐसे ही कॉपर में भी
जंग नहीं लगती है, रस्टिंग नहीं लगती है। मतलब कॉपर में बोलते हैं जब कॉपर में कोरोजन होता है, भाई आयरन में भी कोरोजन हुआ तो उसमें किस तरह की रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर चढ़ गई, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर चढ़ गई ड्यू टू ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसको हम बोलते हैं रस्टिंग। ऐसे जब कॉपर में कोरोजन होता है तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। कॉपर के ऑक्सीडेशन की वजह से कॉपर कार्बोनेट बन जाता है और ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। ऐसे मैंने आपको पढ़ाया था सिल्वर में, अगर आपको याद हो, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है और इसमें ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें किस तरह की ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। तो ये सारे कोरोजन के एग्जाम्पल जो होते हैं ये सब ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल होते हैं। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आयरन वाले में जो कोरोजन होता है उसी को ही सिर्फ हम रस्टिंग बोलते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही रैंसिडिटी क्या होती है, इसको मतलब बासापन बोलते हैं। तो आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जो चिप्स पैकेट रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा गैस भरी होती है उनमें, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, है ना। बहुत ज़्यादा चिप्स से ज़्यादा तो गैस ही भरी होती है। तो वो क्यों भरी होती है? हमें लगता है कि भाई वो फूला हुआ दिखे इसलिए बस भरी होती है, नहीं। उसका जो मेन रीज़न होता है वो तो चलो ठीक है, रीज़न होता भी होगा, लेकिन मेन जो रीज़न होता है वो ये होता है सो दैट कि जो चिप्स भरे हुए अंदर जिनमें फ़ैट कंटेंट, बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है उनमें चिप्स में, वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट हो गया तो इतनी गंदी स्मेल आएगी। आपने सुना होगा मम्मी को कहते हुए कि भाई गीले हाथ मत डालो सब्जी में, इस तरह से सुना होगा, क्योंकि नहीं तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो सड़ जाएगी, बड़ी गंदी गंद मारेगी वो। ठीक है, गंद तभी मारने लगती है जब उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जब वो मॉइस्चर गेन कर लेते हैं। तो इसीलिए हम चिप्स पैकेट में ऑक्सीजन नहीं भरते हैं, हम चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन भरते हैं। बिकॉज जो नाइट्रोजन होता है वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर लेता है, ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। ऑक्सीजन भर देंगे तो आप समझिए कि वो एकदम कुछ ही टाइम में ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो जो रैंसिडिटी होती है, जो रैंसिडिटी होती है ये क्या होती है? तो रैंसिडिटी वही होती है जहाँ पे जो हमारे फैट होते हैं वो ऑक्सीजन को गेन करके, रैंसिडिटी में क्या होता है, ऑक्सीजन को गेन कर लेते हैं और वो फैट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से रैंसिड एक स्मेल आने लगती है, ख़राब स्मेल आने लगती है और वो ख़राब हो जाते हैं। तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बोलते हैं। क्लियर? और यहाँ पे आपका हुआ चैप्टर ख़त्म। लेकिन इससे पहले कि हम केमिस्ट्री को रैप अप करें, कुछ लॉज ऑफ गैसेस देखेंगे हम। सर बाइक प्लास्टिक में भी तो बना सकते हैं, कैसे? समझा नहीं। अच्छा, बाइक प्लास्टिक में भी तो बना सकते हैं। बना लो बेटा, स्पीड खूब इंक्रीज़ करो और जैसे गिरोगे एकदम ये पता चलेगा। मतलब बाइक का काम सिर्फ स्पीड इंक्रीज़ करना ही है, हैं? और बाकी जो कंटेंट को होल्ड करके कौन रखेगा? प्लास्टिक होल्ड कर लेगा? अच्छा ये बताओ, आ, एक सेकेंड रुकना, ठीक है, एक सेकेंड रुकना, मुझे एक वीडियो इंपोर्ट करना। एक्चुअली मैंने ये लॉ ऑफ गैसेस समझाने के लिए अभी मैंने एक फ़्लाइट बुक करी थी, कल ही बुक करी थी, सो दैट मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। उसको मुझे इंपोर्ट करना होगा, उस वीडियो को इंपोर्ट करना बोलिए, इंपोर्ट करता हूँ, अभी रुकिएगा ज़रा, ठीक है। स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, वॉइस नहीं आएगी। चलो अभी वॉइस आ रही होगी, ठीक है। लॉज ऑफ गैसेस समझते हैं।
वीडियो इंपोर्ट हो चुका है। हाँ सर का स्क्रीन सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो गया, ब्लैक हो गया। चलो तो लॉज ऑफ गैसेस पढ़ते हैं और केमिस्ट्री जो है हम रैप अप करते हैं। चलो तो डिफरेंट लॉज ऑफ गैसेस से क्वेश्चन आते हैं, जैसे बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, पास्कल्स लॉ हो गया, गे-लुसाक्स लॉ हो गया, डाल्टन्स लॉ हो गया। देखो पास्कल्स लॉ तो मैंने पढ़ा दिया था, कुछ लॉज तो हम पहले पढ़ चुके हैं, पास्कल्स लॉज, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, ठीक है, काफ़ी सारे लॉज हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। बट केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, खासकर लॉज ऑफ गैसेस, वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? ये बॉयल जी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था इस पर भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। 1662 में दिया गया था इस लॉ को, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि किस तरह से जो प्रेशर होता है किसी गैस का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। यानी जो दाब है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और प्रेशर घटाएं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम घटेगा। यानी कि यहाँ से ये हम पर्टिकुलर P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इस पर्टिकुलर हम इक्वेशन को लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जब अगर आप ध्यान से देखें, P1 विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V1 एंड P2 विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V2, क्योंकि इसको वहाँ पे नीचे ले जाएंगे तो P1 V1 यानी प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब जो मैं वीडियो की बात कर रहा था आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको देखिएगा ध्यान से, आपको समझ में आएगा किस तरह से ये जो लेस का पैकेट है ये फूलेगा एंड ये जो है सिकुड़ेगा भी। फूला हुआ है क्यों? क्योंकि अभी फ़्लाइट में मैं ऊपर हूँ, ठीक है। तो जिसकी वजह से फ़्लाइट में ऊपर होने की वजह से वो प्रेशर जो है काफ़ी कम हुआ, तो वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ। अब मैं फ़्लाइट से नीचे आ गया हूँ तो क्या हुआ यहाँ पे? और जब मैं नीचे आ गया तो प्रेशर कम, प्रेशर ज़्यादा होता है नीचे, प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम कम। यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, मैं फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे जब मैं फ़्लाइट में ऊपर हूँ तो ऊपर होने की वजह से क्या हुआ? ऊपर होने की वजह से, क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, ये तो पता होगा आपको बात। तो क्योंकि प्रेशर कम है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा इसका, और वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो ये देख सकते हैं वॉल्यूम बढ़ा है तो इसलिए एकदम फूल गया, ठीक है। अब सिर्फ मात्र इतना दिखाने के लिए कल मैंने फ़्लाइट बुक की, कल मैं गया और ये सारी चीज़ें किया, लेकिन तुम लोगों को अभी कभी अप्रिशिएट नहीं करना है कि सर इतना हार्डवर्क करते हैं, मात्र इस 10-15 सेकेंड की क्लिप के लिए इतना खर्चा किया, इतनी मेहनत की, लेकिन ना, खैर कभी मैंने इस बात का घमंड नहीं किया, लेकिन तुम लोगों ने कभी अप्रिशिएट भी करना ठीक नहीं समझा। कोई नहीं, दुख होता है, दर्द होता है। चलो भाई, तो चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? तो चार्ल्स लॉ बोलता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर ये दाब को अगर हम कांस्टेंट रखें तो जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। विच एयरलाइंस? विस्तारा बेटा, विस्तारा। हाँ चलो भाई, तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका भी एग्जांपल आपको दिखाते हैं कैसे, मतलब दिखा तो नहीं पाएंगे, अब इतना तो भी नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। सारा पैसा इसमें फ़्लाइट में खर्च हो गया था, तो आगे एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे पास पैसा नहीं बचा, तो गाइस आई नीड फंड्स। तो होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आप एक एक्सपेरिमेंट करना, कोई मतलब इस तरह से टेस्ट ट्यूब वगैरह हो, मतलब कुछ भी टेस्ट ट्यूब हो या फिर कुछ भी इस तरह का कुछ हो, कुछ भी हो, मतलब जिसमें आप गुब्बारे का जो मुंह है ना, गुब्बारा जो बिना फूला हुआ गुब्बारा है, ठीक है, उसको ऐसे मतलब इसमें लगा दीजिए सो दैट एकदम टाइटली फिट हो जाए। नीचे से इस टेस्ट ट्यूब को गर्म करिए, नीचे से क्या करिए, गर्म करिए इस टेस्ट ट्यूब को। क्या होगा? गर्म करेंगे यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर भाई बढ़ेगा तो ये जो गैसेस हैं भागना स्टार्ट होंगी। बताए थे स्टेट ऑफ मैटर वाली क्लास में,
टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, काइनेटिक एनर्जी बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा और ये गुब्बारा फूल जाएगा। फूल का ऐसा नहीं कि एकदम ले भैया ले तैयार गुब्बारा, ऐसा नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा फूलेगा भाई अपने औकात के हिसाब से। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल अगर टायर का पंचर चेक करना है, ठीक है, अगर मान लो कि नहीं हुआ एसएससी में सिलेक्शन और टायर का पंचर चेक करना है, वैसे तो नॉर्मल पानी से भी हो जाता है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर टायर पंचर नहीं है, ठीक है, और अगर आप इसको गर्म पानी में डालेंगे तो वो फूल जाएगा ये टायर, नॉट टायर, वो जो आपका ट्यूब होता है वो ट्यूब आपका फूल जाएगा। अच्छा, इन मामलों में काफ़ी, इसमें भी मैं काफ़ी लिद्दड़ टाइप हूँ, लिद्दड़ इन दी सेंस ये जो बाइक वगैरह और ये सब। मैं एक बार अभी पता नहीं कहीं गया था बाइक लेके, तो एक बंदा पूछता नई बाइक ली है, हमने कहा हाँ नई है, तो बोलता है कि कितना एवरेज देती है। भाई मेरे को कुछ नहीं पता एवरेज एवरेज ये सब क्या होता है, एवरेज एवरेज, तो अब मैं दिखा तो सकता नहीं था कि मुझे एवरेज के बारे में पता नहीं है। तो मैंने कोशिश तो की काफ़ी की, मुझे लगा कि मैं कुछ तो ये नंबर दे, कुछ तो ये नंबर दे कि मतलब 20-25, मतलब मुझे पता नहीं था, ठीक है। तो फिर मतलब जब मैं नंबर नहीं दे पाया तो वो बंदा समझ गया इसको कुछ पता नहीं है। तो फिर उसने बोला कि ऐसा 25-30 देती होगी, हमने कहा हाँ हाँ वही, बस वही 25-30 ही देती है। ठीक है, बस चलाई रख दी। एवरेज माइलेज ये सब मेरे को कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो खैर ये जो चीज़ होती है, जैसे कि मैंने आपको बताई कि किस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, ये सिंपल सी चीज़ है जो कि चार्ल्स जी ने बहुत पहले बताई थी। कब बताई थी? 1780 में। ये ईयर याद रखिएगा बिकॉज आपसे पूछ लेता है ये, ठीक है। 1780 में चार्ल्स लॉ दिया गया था और ये 1661, बिकॉज ईयर पूछे हैं आपसे। हाँ सर ये क्या बना दिया आपने? अरे भाई ट्यूब टाइप है। अच्छा 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलती है ये एवरेज होता है? अच्छा ये एवरेज होता है। भाई मेरे को सच में नहीं पता था। वो बंदा मतलब बोला कि कितने भाई तो कितना देती है भैया ये? तुमने कहा बस यही कुछ मैंने काफ़ी देर तक किया, समझ गया कि इसको पता नहीं है ये। तो फिर उसने एक नंबर थ्रो किया, उसको लगा भैया बुरा मान जाएंगे फिर। क्योंकि उसके मैं तो दुकान में गया था कुछ काम से, कुछ फ़ोन वोन आई थिंक सही करवाने, तो उसको लगा कि फिर गिल्ट मतलब ह्यूमिलिएट नहीं करते हैं भैया को, नहीं भैया आएंगे नहीं फ़ोन सही करवाने दोबारा हमारी दुकान पे। तो उसने बोला वही भाई 25-30 देती हो कि? हमने कहा हाँ बस उतना ही तो देती है। सर टाइमिंग मैच नहीं हो पाती लाइव में? अच्छा मैच देखना होता होगा ना, इसलिए मैच नहीं हो पाती होगी। अब आते हैं गे लुसाक्स लॉ पे। गे लुसाक लॉ जी ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि वॉल्यूम सॉरी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर जो है जो दाब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तापमान के। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको फिर एग्जांपल देते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है। जैसे मान लो कि जैसे हाँ ये जैसे मेरे बगल में जैसे फिर कुछ भी जैसे कि नहीं, और तुम अपना डीओ का बॉटल लो। अब डीओ के बॉटल में जो अंदर डीओ भरा हुआ है, गुब्बारा तो भाई फूल गया क्योंकि इलास्टिक मेम्ब्रेन थी वो, इसलिए फूल गया। इसको तुम फुलाओगे फूल जाएगा क्या? ये है नहीं फूलेगा। यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। हीट करो इसको, हीट करोगे टेम्परेचर बढ़ाओ, क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा, फट जाएगा, इधर उधर भाग के एकदम एकदम उड़ जाएगा। ये यही होता है ना। अगर आपने कभी किया हो, देखा हो, बट करना मत ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये थोड़ी ना फूल के बढ़ जाएगा। ये वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ाओगे वो अंदर जो है वो तड़के भड़केंगे, थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर इसी फॉर्म से रिलीज़ होगा, वो इधर उधर भागेगा। गे लुसाक्स लॉ कब दिया गया था? इन 1808 दिया गया था, बट 1809 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। इसको लॉ ऑफ, ध्यान रखना, गे लुसाक्स लॉ को लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस। फिर अगर हम बात करें डाल्टन्स लॉ क्या होता है, तो इसको हम लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है? डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मान लो कि कोई गैसेस का मिक्सचर है, उसका अगर हम प्रेशर मापेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ
पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, यानी कि आपकी मल्टीपल गैसेस हैं, वो टोटल कितना प्रेशर, मान लो कि मैंने एक बीकर में सारी गैसेस को रख दिया तो कितना प्रेशर वो वॉल्स पे लगा रही हैं, अगर उसको कैलकुलेट करना है तो इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर लगाएगी वॉल्स पे, वो अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ, सबको जोड़ दूँ तो वो निकल आएगा, दैट इज़ डाल्टन्स लॉ, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म, एंड आपकी केमिस्ट्री भी होती है पूरी तरह से ख़त्म। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, एंड केमिस्ट्री को अलविदा कहते हैं फिर आज, एंड पूरा ऑलमोस्ट आई थिंक बैच भी अलविदा ही टाइप है, बस 2-3 स्टैटिक जीके के टॉपिक्स बाकी हैं जो कि अगले वीक कंप्लीट हो जाएंगे एंड पूरी हमारी अलविदा हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, तो विच प्रोसेस ऑफ फेस ट्रांजिशन इज द रिवर्स ऑफ, हाँ जी वही है, जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन, जो डाल्टन्स हमने पढ़ा था ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ, सर 1802 में, वो लिख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक मैं लिखना भूल गया हूँ, 1802 में, यहाँ पे इसमें मैंने लिखा नहीं है शायद। ठीक है, तो 1802 में दिया गया था ये। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, विच प्रोसेस ऑफ फेस ट्रांजिशन इज द रिवर्स ऑफ डिपोजिशन। तो डिपोजिशन का मतलब क्या होता है, गैस जो है वो सॉलिड में आ रही है, गैस सॉलिड में आ रही है, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन। ठीक है, आर्य जी मैंने लिख दिया, 1802 में आया था। ठीक है, तो सब्लिमेशन बोलते हैं जिसको, बोलते हैं ऊर्ध्वापतन। ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है जरा बताइए, कंडेंसेशन, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल कितना होता है सर। इसके बाद कोई भी लेक्चर नहीं होगा क्या, 6:30 बजे इसी कोर्स को दोबारा से। हाँ जी, इसके बाद लेक्चर स्टैटिक जीके के 2-3 टॉपिक बाकी हैं, वही होंगे 6:30 बजे, बाकी तो ख़त्म ही है बैच ऑलमोस्ट। मैंने आपको बताया भी था अप्रैल लास्ट या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई में ख़त्म हो जाएगा, ये मेरे वर्ड्स थे जब मैंने बैच स्टार्ट किया था, और फर्स्ट वीक ऑफ मई में ये ख़त्म हो रहा है आपका बैच। ठीक है, चलो, तो व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट, तो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी, सिंपल। अगला यार यहाँ पे, चलो, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन वन कैल्शियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा। 15 मई से पीवाई की सीरीज़ पार्ट 4 स्टार्ट होगा, नहीं प्रिया जी, अभी एफआरबी के लेक्चर्स ही चलेंगे, पीवाई की सीरीज़ पार्ट 4 स्टार्ट तब तक नहीं होगा जब तक कि नए पीवाईक्यूज़ नहीं होंगे। ऑलमोस्ट सारे पीवाईक्यूज़ आर डन, जब अभी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम होगा, सीपीओ का एग्ज़ाम होगा, सीएचएसएल का एग्ज़ाम होगा, एनएसएससी जे का एग्ज़ाम होगा, तब नए पीवाईक्यूज़ आएंगे, तब हम लोग करेंगे। ठीक है, डिम्पल जी बिल्कुल, वो पॉलिटी के भी पॉलिटी के भी होंगे। ठीक है, पॉलिटी के भी होंगे जो एफआरबी लेक्चर्स हैं, बिल्कुल सही है। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन होता है जहाँ पे आपका वेपर जो होता है या फिर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, दैट इज़ कंडेंसेशन बोलते हैं। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है, वाटर रिएक्शन कर रहा है और CO2 रिएक्शन कर रहा है, तो भाई कैल्शियम ऑक्साइड थोड़ी ना बन जाएगा, डिकम्पोजिशन थोड़ी ना करवा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें जोड़ रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो जिसको कि हम सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, क्विकलाइम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जरा बताइए, CaCO3 को 3 डिफरेंट नाम हमने क्या पढ़े थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं बनेगा, HCl कहाँ से बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। एक्चुअल में जो प्रोडक्ट होगा वुड बी दिस, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, CaHCO3 का होल ट्वाइस, एंड इसके डिफरेंट नेम्स क्या हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, लाइमस्टोन है, मार्बल है, चौक है। ठीक है, फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट मेटल दैट इग्नाइट्स इन एयर एंड रिएक्ट्स वॉलेंटली विद वाटर एंड हैज एटॉमिक वेट 37 इन द पीरियोडिक टेबल, सीजियम, फ्रांशियम, गैलियम या फिर रुबीडियम। हिंट देता हूँ, ये वही पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसके एटम से बोसॉन्स बनाए थे, किसने, एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन ने, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। हमने देखा था बोसॉन्स का कॉन्सेप्ट तो दिया था सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टाइन जी ने, लेकिन उसको रुबीडियम एटम्स के थ्रू दिखाया किसने था, एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन ने। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी, रुबीडियम यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में अब रियलिटी ये है कि जो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाला भी हमने चैप्टर देखा, उसके कम ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाया मैं। ठीक है, और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हम लोग के बच रहे थे इधर उधर मिसलेनियस सेक्शन से थे, वो मैंने आज रख लिए यहाँ पे।
पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन प्राइमरली टू। तो क्यों फ्लश करते हैं, मतलब क्यों नाइट्रोजन भरते हैं, तो मैंने आपको बताया था सो दैट वो ऑक्सीडेशन ना हो, क्योंकि जो रैंसिडिटी होती है, बिकॉज रैंसिडिटी हो जाएगी अगर ऑक्सीजन घुस जाएगा चिप्स में जो फैट प्रेजेंट है, तो वो फैट में अगर ऑक्सीडेशन एंटर कर जाएगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो रैंसिड हो जाएगा, ठीक है। तो मेक दी पैकेट्स लुक बिगर फॉर कमर्शियल एडवांटेजेस, वो तो होता ही होगा, लेकिन वो मेन रीज़न नहीं है। प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ब्रोकन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, वो भी एक रीज़न होता है, ठीक है। प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये इसका मेन रीज़न, ऑप्शन नंबर सी। बिकॉज प्राइमरली पूछा है, सेकेंडरी रीजंस भी हो सकते हैं। ग्रेनाइट के मेजर कंपोनेंट, ये ज्योग्राफी में भी हम लोगों ने किया था, इसको थोड़ा सा रिकॉल करिए किस तरह से आप कर सकते हैं। ग्रेन बिल्कुल, तनु गुप्ता इसके 7 के वॉरियर, चैन रॉय लूजर, शर्मिला लिम्बू, हुकू हेली पांडे, सूरज भारद्वाज, राहुल कुमार, सबका सही है। तो इसको इस तरह से आप रिकॉल करने की कोशिश करिए कि क्रस्ट मेटल कोर, क्रस्ट को बोलते हैं सियाल, और मैंने आपको बताया था जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनाइटिक रॉक की बनी होती है, सियाल, है ना। और हम देख भी चुके हैं कि ओ सियाल क्या होता है ये, तो हमने देखा था कि जो हमारी क्रस्ट होती है उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, देन सिलिका होता है, देन एल्यूमिनियम होता है, ओ सियाल। At normal temperature and pressure, atmospheric pressure, dash has a density of this much, 1.87 kg per meter cube, and which is 1.5 times heavier than the air and exists as a liquid below the critical temperature. तो क्या होती है हमारी लिक्विड बिलो, ठीक है। तो ये होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी वुड बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और जरा बताइए कार्बन डाइऑक्साइड में अगर मैं कार्बन को लूँ तो कार्बन कितना परसेंटेज के टर्म्स में प्रेजेंट है अर्थ की क्रस्ट में, कल पढ़ाया था मैंने। स्टैटिक जीके की क्लास न्यू वर्ल्ड पब्लिक है, अगर आप जाके देखेंगे पिछले बैच वाली क्लासेस पब्लिक ही हैं। तो इन जुलाई ये हो गया था, इन जुलाई, हाँ। तो कितना कार्बन है, 0.02%, आंसर आया नहीं किसी का, 0.02% है, एटमॉस्फेयर में 0.036% और वैसे, तो ये क्या आंसर होगा 2018 में, वही आपका बोस आइंस्टाइन, तो रुबीडियम एटम्स अभी मैंने बताया था, ठीक है। 9th, which odorless, colorless, tasteless and chemically unreactive gas was invented by Daniel Rutherford in 1772 and was independently isolated at the same time by Scheele and Cavendish। जरा बताइए रदरफोर्ड से आपके दिमाग में और क्या क्या चीज़ें दिमाग में आती हैं आपके रदरफोर्ड जी से। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए, हेनरी कैवेंडिश। और काफ़ी सारी जो नोबेल गैसेज हैं जैसे कि नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, इसको किसने डिस्कवर किया था, ज़रा बताइए। रदरफोर्ड से आपको वो जो गोल्ड वाला एक्सपेरिमेंट किया था थिन शीट में अल्फ़ा पार्टिकल को, जिनको डबली चार्ज हीलियम एटम बोलते हैं, तो उनको बम्बार्ड करवाया था, तो वहाँ से हमने देखा था इन्होंने किस तरह से न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, एंड जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं उसको भी डिस्कवर किया था, है ना। एंड फिर हमने इनकी अगर बात करें, ये जो हमारी इनर्ट गैसेज हैं, विलियम रैमसे, मैंने आपको नाम बताया था, ये नाम याद रखिएगा, विलियम रैमसे। हेमा, नेहा और करीना जीती रहना में से नेहा और करीना जीती, तो विलियम रैमसे। फ्रॉम दी गिवन ऑप्शंस, और इनमें किस इनर्ट गैस को बल्ब में भरते हैं, जरा बताइए, बल्ब में भरते हैं किस इनर्ट गैस को। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन का कौन सा इसमें पार्ट नहीं है। तो जब लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो मैंने आपको बताया था येलो कलर का लेड ऑक्साइड बनता है, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ऑक्सीजन भी निकली, ये येलो कलर का ये भी निकला, ये भी ब्राउन फ्यूम्स मिले, लेकिन नाइट्रोजन नहीं मिलती है। ये ब्राउन फ्यूम वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बार बार पूछता है, ठीक है। ऑर्गन को भरते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑर्गन हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंटेज में, ये बताइए कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, कमेंट में बताइए जल्दी से। सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया 5 अक्टूबर 2023 को। जिंक ऑक्साइड इज अ फॉर्म ऑफ रस्ट, रस्टिंग सिर्फ आयरन में ही होती है, ध्यान रखिए। केमिकल रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, बिल्कुल सही है, ठीक है। केमिकल रस्ट इज नॉन हाइड्रेटेड, और अच्छा सॉरी नॉन हाइड्रेटेड होगी, इसमें कौन सा वाटर थोड़ी ना आ जाता है आयरन ऑक्साइड में, मतलब कि Fe3O4 बनता है, लेकिन Fe3O4.2H2O 3H2 इस तरह से नहीं बनता, तो इट वुड बी नॉन हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और कॉपर में किस तरह की वो चढ़ती है, कोरोजन होता है। सिल्वर में किस तरह का कोरोजन होता है। तो ऑर्गन कितनी होती है, 0.9% होती है, 0.6% नहीं होती, 0.03% भी नहीं होती है। क्या बोल रहे हो तुम लोग, ये सब क्या लिख रहे हो। 0.9% होती है ऑर्गन, 0.02% कहाँ से लिख रहे हो भाई, 0.6% कहाँ से लॉजिक लगा रहे हो 0.6 वाला। कॉपर में, कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कोटिंग चढ़ती है, और सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर में ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ती है, सिल्वर सल्फाइड की।
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजेंस। अब देखते हैं भाई कितने लोग ढंग से लेक्चर को लेते हैं। तो जब मैंने पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे सबसे आखिरी यही था हमारे ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल में। एक तो मैंने आपको पढ़ाया था आपका आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर ये क्या होता है कि आप वैलेंस शेल से वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में लगाई कितनी एनर्जी लगती है, दैट इज़ कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह होता है हमारा एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होता है इसी तरह से हमारा एक, जिसमें आयनाइजेशन की एनर्जी का जस्ट उल्टा होता है कि कितना एनर्जी लगेगा एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, यही पढ़ा था हम लोगों ने। और एक मैंने लास्ट में बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, बताइए। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं, लेफ्ट से राइट में इंक्रीज होते हैं, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी थी, यानी कि किसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, हीलियम। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्लोरीन ठीक है, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, जिसको कि ही हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, और इसको डिस्कवर किया था, एक तरह से कॉन्सेप्ट दिया था लाइनस पॉलिंग ने। कल देखे थे इस क्वेश्चन को किस तरह से लाइनस पॉलिंग ने फ्लोरीन को 4.0 का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है असाइन किया था। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारे हेलोजेंस होते हैं उनका ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है, फक्कड़ ब्राह्मण करके बताते हैं ना, FCl मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर सेम होता है, मतलब इन दी सेंस कि डाउन द ग्रुप घटता है ना, तो फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए, क्लोरीन का ज़्यादा, देन कम उससे कम, ब्रोमीन का उससे कम, और आयोडीन का सबसे कम, इसी तरह होना चाहिए। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक एक्सेप्शन होता है, ये घटता नहीं है, पहले तो बढ़ता है देन फिर बाद में घटता है, यानी कि क्लोरीन का ज़्यादा होगा एंड देन फ्लोरीन आएगा एंड देन द ऑर्डर विल फॉलो, ऑप्शन नंबर सी। इज दैट क्लियर? ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो पूरा यही ऑर्डर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पता है क्या ऑर्डर होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो ये ऑर्डर होगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा एंड आयोडीन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, और ये बताइए कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन को किस तौर से यूज़ करते हैं? टिंक्चर ऑफ आयोडीन को किस टाइप में यूज़ करते हैं? मैथ्स इन चुटकी बोल रहे हैं, कल का केमिस्ट्री लेक्चर वो तो गया। व्हाट इज़ द पॉपुलर नेम फॉर मर्करी क्लोराइड विच इज़ यूज्ड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट एंड एज अ डीपोलराइजर इन ड्राई बैटरीज? कैलोमल, फॉस्जीन। फॉस्जीन तो होती है आपकी COCl2, पॉइजनस गैस होती है काफ़ी। गैलिना तो ये लेड सल्फाइड होता है, और सॉल्ट पीटर तो होता है आपका NaNO3। आंसर होगा कैलोमल, ठीक है। ग्वाइटर बोलते हैं, वाह वाह, नहीं वाह, टिंक्चर ऑफ आयोडीन को ग्वाइटर बोलते हैं, मतलब ग्वाइटर के लिए यूज़ करते हैं। बस आयोडीन सुना और ग्वाइटर मार दो सीधे। बताया था आपको ये एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ करते हैं। आयोडीन क्या होता है इसमें? सल्यूट होता है। और सॉल्वेंट के तौर पे किसको यूज़ करते हैं? दारू, दैट इज़ इथाइल अल्कोहल, कल पढ़ाए थे जिसके बारे में। तो एथेनॉल को हम यूज़ करते हैं एज एन सॉल्वेंट, और आयोडीन को एज अ सल्यूट, और उसको एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ करते हैं। स्टार्च टेस्ट, भाई टिंक्चर ऑफ आयोडीन पूछ रहा हूँ मैं, बिल्कुल बात सही है। आयोडीन को हम स्टार्च टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, आयोडीन की कमी से गेहूं रोग हो जाता है, बट मैं यहाँ पे टिंक्चर ऑफ आयोडीन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दैट रेडली गिव्स अप इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? बहुत ज़्यादा क्या है ये, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तुरंत भक्क से इलेक्ट्रॉन देता है, भक्क से, भन्न भट्ट छट्ट वैसे नहीं, भक्क से देता है, ठीक है। क्लोरीन तो लेता है, ऑक्सीजन भी लेता है, नाइट्रोजन भी लेता है, सोडियम देता है, तो जल्दी और लेट की तो बात ही नहीं उठती है फिर। बॉइलिंग पॉइंट किस में, इनमें से किसका सही? क्लोरोफॉर्म और मेथेन का लिखा हुआ है यहाँ पे। करंट अफेयर की हार्ड कॉपी देखते हैं यार, है ना। करंट अफेयर की हार्ड कॉपी अवेलेबल करवाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली अगले मंथ से। तो क्लोरोफॉर्म की अगर हम देखें और मेथेन, दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट सही, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, बोथ 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? पीरियोडिक टेबल का वीडियो पब्लिक, तो कौन सा किसका सबसे ज़्यादा अधिकतम बॉइलिंग पॉइंट है? तो कल मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड अल्केन्स, सॉरी अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एल्केन जो होते हैं। जनरल फॉर्मूला बताओ इनका एल्केन का। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? इसमें होते हैं एल्कीन और एल्काइन आते हैं, एल्कीन और एल्काइंस आते हैं, ठीक है। अब इनमें से मैंने ये बस फ्लेम वगैरह पढ़े थे, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो एल्काइन का होगा सबसे ज़्यादा, ध्यान रखना। क्यों होगा?
क्योंकि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे याद रखो भाई यहाँ पे तीन तीन बॉन्ड तोड़ना है। ज़्यादा टेम्परेचर की नीड होगी तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्काइन का सबसे ज़्यादा, देन एल्कीन का, देन एल्केन का। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है। और एल्काइन का होता है CnH2n-2। और हमें ये पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा था कि एल्केन्स में जैसे ब्यूटेन होता है तो उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जरा बताइए। ब्यूटेन कहाँ पे यूज़ होता है? इथाइलिन कहाँ पे यूज़ होता है? और एसिटिलाइन जो कि एक इथाइन है, जो कि आपका एल्काइन है, उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं? चलिए अगला है यहाँ पे 17, दी वैलेंसी ऑफ अर्जेंटिक इज। तो अर्जेंटिक की वैलेंसी कितनी होती है? तो अर्जेंटिक जो है आपका आई थिंक इसका एटॉमिक नंबर 47 होता है, और इसका जो वैलेंसी होता है दैट वुड बी +2, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसकी जो संयोजकता होती है वो 2 होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे ब्यूटेन का यूज़ करते हैं LPG सिलेंडर्स में, ठीक है। और सैचुरेटेड हमारे किस फ्लेम में बर्न होते हैं और अनसैचुरेटेड किस फ्लेम में बर्न होते हैं ये भी बताइएगा। इथाइलिन गैसियस हार्मोन है जिसको फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करते हैं, वो यूज़ करते हैं। एंड एसिटिलीन का यूज़ करते हैं वेल्डिंग ऑफ मेटल्स पे, ठीक है। एंड अगर हम बात करें सैचुरेटेड क्लियर ब्लू फ्लेम में बर्न होते हैं, और अनसैचुरेटेड जो असंतृप्त होते हैं वो येलो सूटी फ्लेम में बर्न होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, और एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, हमारे कई सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। कोई आप नेम कर सकते हैं एलिमेंट विद वेरिएबल वैलेंसी? अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स मेक अप 55 to 80% ऑफ ऑलिव ऑयल, मेकिंग इट अ गुड चॉइस फॉर जस्ट फॉर मोस्ट कुकिंग मेथड्स। तो 55 to 80% ऑफ ऑलिव ऑयल किस में होता है? ओलिक एसिड में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द एटॉमिसिटी ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन की परमाणुता कितनी होती है? तो परमाणुता होती क्या है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स मिलके एक बना रहे हैं आपका मॉलिक्यूल। जरा कमेंट में बताइए ओजोन की कितनी एटॉमिसिटी होती है? तो क्लोरीन Cl2 होता है, तो 2 यहाँ पे क्लोरीन के एटम मिलके बना रहे हैं। टेट्रा एटॉमिक का एग्जाम्पल हमारा फॉस्फोरस हो जाएगा। पॉलीटॉमिक की अगर बात करें जैसे सल्फर हो गया जिसकी एटॉमिसिटी 8 होती है। मोनोटॉमिक की अगर बात करें हीलियम मोनोटॉमिक है। डायटॉमिक की एक और एग्जाम्पल की बात करें हाइड्रोजन हो जाएगा। ओजोन की अगर बात करें तो फॉर्मूला O3 होता है, 3 एटम्स को मिलकर ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनाना पड़ता है, तो 3 इसमें होगा, ठीक है। वेरिएबल वैलेंसी वाला भी करवाते हैं, ये देखो अगला ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज अ वेरिएबल वैलेंसी? निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता परिवर्तनशील होती है, मतलब कि मल्टीपल होती है, ये आपको बताना है। तो आयरन, सोडियम, सल्फर या फिर मैग्नीशियम? तो ध्यान रखिएगा आयरन की होती है, आयरन की 2 भी होती है वैलेंसी, आयरन की 3 भी होती है वैलेंसी। सोडियम की हमेशा 1 होती है, ठीक है वैलेंसी। अच्छा, सल्फर की कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली से, चाल्कोजन से। मैग्नीशियम की 2 होगी, +2 होगी। आयरन के अलावा और किस किस की वेरिएबल होती है? तो जब ये हम अर्जेंटिक देख रहे थे ना, उसकी भी आपकी मल्टीपल वैलेंसी होती है। खासकर जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल कौन से ग्रुप में आते हैं जरा बताइए, कौन से ब्लॉक में आते हैं? S में, P में, D में, F में, किस में आते हैं? तो निकल हो गया हमारा, कॉपर हो गया, टिन हो गया, इन सब की वेरिएबल वैलेंसी होती है, यानी मल्टीपल वैलेंसीज ये शो करते हैं। एंड ट्रांजिशन मेटल्स की अगर बात करें, ट्रांजिशन मेटल्स तो ये हमारे D ब्लॉक में आते हैं। F ब्लॉक में तो इनर ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं। और नॉन मेटल्स किस ब्लॉक में आते हैं जरा बताइए कौन? एक ही ब्लॉक है जिसमें नॉन मेटल्स होंगे आपके। मेटल्स तो आपको S ब्लॉक में भी मिलेंगे, P ब्लॉक में मिलेंगे, ठीक है, D ब्लॉक में मिलेंगे, F ब्लॉक में भी मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स मेल्टिंग पॉइंट इज करेक्ट? बताइए कौन सा इसमें सही है? तो यहाँ पे मैंने क्या पीछे क्वेश्चन पूछा था कि नॉन मेटल्स, तो वो आपको सिर्फ P ब्लॉक में ही देखने को मिलेंगे। और P ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन घुस रहा है वो P सबशेल में घुस रहा है। तो एसिटिक एसिड मैंने बताया था, इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और कितना परसेंटेज होता है ये विनेगर में? तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सर्दियों में बहुत जल्दी जम जाता है। और मैंने बताया था कि 273 से जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? तो ये आ जाएगा 780 यानी 17 डिग्री सेल्सियस मात्र इसका जो है ये होता है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी काफ़ी कम होता है। मैंने आपको कल बताया था अगर आपने ध्यान से देखा हो क्लास को। तो पहला तो सही होगा, और इथेनॉल का 156 केल्विन ये भी सही है, दोनों ही सही है, बोथ 1 and 2। एसिटिक एसिड कितना होता है विनेगर में? सिरके में 5 to 8% होता है आपका एसिटिक एसिड विनेगर में, है ना। चलिए अगला सवाल है 22वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नाइट्रेट आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन एज पर द बेसिक स्ट्रेंथ? बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में आपने लगाना है इनको, बताओ। मैथ के लिए कुछ नुस्खा बताओ तो भाई, क्या नुस्खा बता दें मैथ्स के लिए? प्रैक्टिस ही मैथ्स में आपको नैया आपकी पार लगाएगी। वैसे तो
इसी वजह से क्वेश्चंस डाले जाते हैं आपके जो टेलीग्राम चैनल है जो क्विज़ वाला है। कितने लोग हैं जो वहाँ पे डेली क्विज़ लगाते हैं, जहाँ पे जीके, इंग्लिश और मैथ्स की होती है। और कल आपकी 100 क्वेश्चंस की प्रेपोजिशन की क्विज़ होगी, उसमें 100 क्वेश्चन की प्रेपोजिशन की क्विज़, तैयार रहिएगा। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट आयन की सबसे ज़्यादा होगी, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड आयन। ठीक है, अगला हमारा, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू अ डैश कलर्ड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इट्स कलर चेंजेस टू। तो आपको याद हो मैंने बताया था ना, जैसे टेस्ट ट्यूब है तो उसमें हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया और आयरन नेल्स डाली, तो आयरन नेल का क्या होगा, वो डिस्प्लेस कर देगा। हमने ये रिएक्शन देखी थी ना, आयरन और कॉपर सल्फेट, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर से, तो वो डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर को सिंगल कर देगा। तो जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू सोल्यूशन है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। विच गैस, बस लास्ट 5 क्वेश्चन हैं बस, ठीक है भाई। परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे भी तो ट्रैवल मोर आपके डलते ही रहे हैं अभी तक, जीके के संडे को। अभी जब से एफआरबी सीरीज स्टार्ट हुई तो जो हम लोग जिस वीक में कर रहे हैं जो अभी सब्जेक्ट, तो उसी का आपका टेस्ट होता है। तो अभी सब्जेक्ट वाइज होंगे, देन जैसे ही 2 महीने होंगे यानी कि एफआरबी कंप्लीट होगा, फिर से फुल लेंथ मॉक चालू हो जाएंगे। देखते हैं अगर सारे सब्जेक्ट करवा सकें, लेकिन जीके के तो फॉर श्योर होने ही वाले हैं। एंड संडे को, दैट इज़ इस संडे को आपको पता होना चाहिए, एंशियंट हिस्ट्री का हम लोग 1 शॉट करने वाले हैं, कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री थ्रू 60 क्वेश्चन। Which gas is used by the chemical leaveners such as baking powder and baking soda to lighten and aerate baked goods? बहुत आसान है यार ये, ठीक है, इससे आसान हो नहीं सकता, बिकॉज मैंने बताया था बेकिंग सोडा। जब बेकिंग सोडा के मैंने यूज़ बताया था तो मैंने बताया था कि बेकिंग सोडा को अगर हम माइल्ड एडिबल एसिड में डाल दें या फिर इसमें मिक्स कर दें, खाने योग्य जो माइल्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, माइल्ड एडिबल एसिड, जैसे कि टार्टरिक एसिड, तो क्या होता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है और CO2 गैस निकलती है। मैंने आपको बताया था जब भी हम वाटर ऐड करें या फिर बेकिंग सोडा में या फिर हम एसिड ऐड करें तो CO2 गैस इवॉल्व होती है, तो CO2 गैस की वजह से वो फ्लफीनेस आती है, ठीक है। तभी तो इसको हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में किस वजह से यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा को, बताया था ना इसको। और इसका एक और यूज़ बताइए, 2 तो मैंने बता दिए, बेकिंग पाउडर बनाने में और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, एक और यूज़ बताइए। तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे बेकिंग वो होता है, हमने देखा था यहाँ पे H2SO4 लटका होता है, ठीक है। जब नॉब प्रेस करते हैं तो मिक्स होकर बहुत ज़्यादा CO2 निकलती है, नॉट अ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो Na2O ये मेटल है, तो मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, मेटल का ऑक्साइड होता है एसिडिक इन नेचर, तो ये न्यूट्रल नहीं होगा, ठीक है। न्यूट्रल में अगर हम जैसे एम्फोट्रिक ऑक्साइड के एग्जांपल बताइए, एम्फोट्रिक ऑक्साइड के, तो एक एग्जांपल हो जाएगा एंटासिड की तरह बिहेव करता है, किसी ने बताया नहीं अभी तक, एंटासिड की तरह बिहेव करता है, हमारी पेट की एसिडिटी को ख़त्म करता है ना। तो एम्फोट्रिक की अगर बात करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अगला सवाल है हमारा 27th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड, कौन सा आयन का यहाँ पे सही पेयर्ड है। साइनाइड Cn नेगेटिव, अमोनिया NH3 पॉजिटिव, ब्रोमाइड आयन Br नेगेटिव, फ्लोराइड आयन F नेगेटिव। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेरिलियम की कौन सी है यहाँ पे। सर नेक्स्ट FRB ऑन फिजिक्स, नेक्स्ट FRB फिजिक्स में होगा, फिजिक्स लास्ट में होगा। अभी इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ज्योग्राफी करेंगे इसके बाद। बेरिलियम, तो बेरिलियम अगर आपको याद हो, बेटा मांगे कार, है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, 4 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड, बिल्कुल सही है, क्योंकि मेटल है ना, तो आयनिक बॉन्ड बनेंगे और आयनिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बनने वाले कंपाउंड को इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, चलो अगला 29 सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द मिनरल कार्नोटाइट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, कार्नोटाइट किसका इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो कार्नोटाइट जो है ये हमारा जो रेयर अर्थ एलिमेंट है यूरेनियम, इसका एटॉमिक नंबर जरा बताइए कितना होता है यूरेनियम का, कई बार देख चुके हैं यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी से बताइए। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल, तो पोलर मॉलिक्यूल कौन सा जिसमें पोलैरिटी होती है, जिसके एंड्स में पॉजिटिव नेगेटिव देखने को मिलता है। तो मैंने अगर आपको याद हो तो बताया था कि क्यों, जैसे हम जैसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो चीज़ें जो है हमारी जो आयनाइज हो जाता है, जैसे एसिड डाला तो एसिड में एक पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड निकल आता है, बिकॉज वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इसलिए बेंजीन नॉन पोलर होता है बिकॉज इसकी पोलैरिटी कैंसिल हो जाती है। ये भी आपका जैसे आपने पढ़ा होगा, ये जब आपने 11th 12th में अगर केमिस्ट्री पढ़ी हुई, किस तरह से यहाँ पे जो नेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाती है क्लोरीन के पास, वो इसको ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे जो नेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाती है इसके पास, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सेम गोज विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है।
तो यूरेनियम की अगर बात करें तो 92 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और 235 भी हो सकता है एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास 238 भी हो सकता है। ये क्या है, ये आइसोटोप्स हैं इसके, समस्थानिक है जहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास जिसको कि ए से रिप्रेजेंट करते हैं को, एटॉमिक नंबर जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं उसको घटा देंगे, जिसको हम यूरेनियम को न्यूक्लियर फिजन में भी यूज़ करते हैं, परमाणु विखंडन में भी इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और पिच ब्लेंड का फॉर्मूला बताइए, पिच ब्लेंड का फॉर्मूला बताइए, पिच ब्लेंड का फॉर्मूला क्या होता है। चलो 5 क्वेश्चन और करोगे क्या, जल्दी से कर लो, 5 क्वेश्चन और कर लो, ठीक है। चलो तो पिच ब्लेंड क्या होता है, UO2 होता है, यूरेनियम ऑक्साइड होता है। कंपाउंड ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस, composition of each new substance is always fixed. The constituents can be separated only by chemical or electrochemical reaction. कंपाउंड के बारे में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल, ठीक है। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड सही है। नॉट ट्रू पूछा, कंपाउंड हैव ए वेरिएबल कंपोजिशन, ये गलत है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस में मैंने 2 चीज़ पढ़ाई थी, अगर तुम्हें याद हो, रिकॉल करो वो चार्ट को, कि जहाँ पे एक एलिमेंट होता है एक कंपाउंड होता है। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में अंतर ही यही था कि हम प्योर सब्सटेंस को हम अलग ही नहीं कर सकते हैं अगर जब तक हम कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ना करें, तब तक उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। अब वो सेम चीज़ क्योंकि भाई प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट भी आता है कंपाउंड भी आता है, तो बी वाला तो सही होगा ही होगा। और फिक्स होता है, मैंने आपको बताया था कि पानी तुम कहीं से लो, नाले का लो या फिर घड़े का लो, कहीं का लो, H2O फॉर्म में वो कॉम्बाइन होकर आपको दिखेगा। 32 आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। इनमें से केमिकल रिएक्शन किस में नहीं हो रही है। क्लोथ क्लीनिंग यूजिंग डिटर्जेंट, राइपनिंग ऑफ मैंगो, चेंजिंग ऑफ कलर ऑफ टर्मरिक ड्यू टू सोप, कूलिंग इफेक्ट ऑफ नेल पॉलिश रिमूवर। तो यहाँ पे केमिकल किस में नहीं हो रहा है, तो जिसमें फिजिकल हो रहा होगा उसमें केमिकल नहीं हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी। कूलिंग हो रहा है ना, कूलिंग हो रहा है, नेल पॉलिश रिमूवर कूलिंग होता है, वो वेपराइज हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल इवेपोरेशन हो रहा है, जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है, ना कि केमिकल। विच केमिकल कंपाउंड इज प्रेजेंट इन हार्ड प्लास्टिक सच एज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स एंड मैनी हाउस होल्ड आइटम्स। कौन सा प्लास्टिक होता है, तो ये हेप्टाक्लोर तो नहीं होगा, एलम फिटकरी तो नहीं होगी, ट्राईफ्लोरिन भी नहीं होगा, आपका ये बाइसफेनॉल ए होगा, ठीक है, बाइसफेनॉल ए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। तो कल मैंने आपको बताया था हार्डनेस ऑफ वाटर, क्या मैंने आपको बताया था कि आपका जो साबुन होता है, जो होता क्या साबुन क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यही बताया था ना। और डिटर्जेंट क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड। तो जो डिटर्जेंट होता है ज़्यादा फेना देता है, वो रीज़न क्यों होता है, मैंने आपको पूरा वो हार्डनेस से समझाया था कि हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है, जो हार्डनेस किस वजह से होता है, कैल्शियम और जो हमारे मैग्नीशियम आयंस होते हैं उसकी वजह से पानी हार्ड होता है। तो सॉफ्ट पानी वो होता है जो 17 पार्ट पर मिलियन से कम आपका ये कैल्शियम और मैग्नीशियम होल्ड करता है, और जो रफली 50 से ज़्यादा करता है ना, तो उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। तो ये मैंने आपको पार्ट्स पर मिलियन में कल समझाया था इस चीज़ को, ppm। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड विच टाइप ऑफ चेंज इज इट। ये क्वेश्चन आप आई थिंक कर लेंगे, एकदम हलवा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कौन सा होगा, आपका केमिकल चेंज होगा, ठीक है, रासायनिक। बाकी ये क्वेश्चंस आप करेंगे होमवर्क के लिए आपके लिए, ठीक है। थैंक यू टू ऑल। एंड यहाँ पे केमिस्ट्री ख़त्म होती है एंड बैच भी ख़त्म टाइप ही आप मान लो। अब बस केमिस्ट्री के मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी स्टैटिक जीके के कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं। तो स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं दैट आर एक तो ये आई थिंक वो कौन सा टॉपिक था यार, कौन सा टॉपिक था वो, स्पोर्ट्स वाला तो हो गया है, सेंसस वगैरह भी हो गया है, म्यूजिकल, हाँ बुक्स एंड ऑथर्स हो चुके हैं ना। नेशनल इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन बचा है, ख़त्म है बस, ख़त्म। नेशनल इंस्टीट्यूट मतलब नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं आपके, ठीक है। नहीं ऑर्गेनाइजेशन जो IMF, वर्ल्ड बैंक और जो भारत में जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बस ख़त्म। एक लेक्चर लगेगा, 1 या 2 लेक्चर, ख़त्म है बस। आप ये मान लीजिए आपकी सेकंड लास्ट क्लास थी आज ये, या फिर लास्ट ही आप मान सकते हो, अगले वीक लास्ट हो जाएगी, किसी भी दिन हम रख लेंगे, है ना, उसको ख़त्म कर देंगे। और बैच में कुछ लोग बोल रहे थे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, तो मैं बैच में अलग से करवा दूंगा। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाला जो सेक्शन है बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, तो इसलिए उसको बैच में ही कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो बहुत अच्छा लगा यार, रोएगा नहीं कोई यहाँ पे, ठीक है। फेयरवेल टाइप ही हम लोगों का, बाकी एक और क्लास है उसमें कंप्लीट फेयरवेल कर लेंगे। अभी आधा अधूरा रो सकते हो तुम। कैसा लगा तुम लोगों को ये 6:30 बजे वाली क्लास लेके? पूरा बैच आपने फ्री किया यूट्यूब पे।
कैसा लग रहा है आप लोगों को? सैड, ओके। मज़ा आ गया सर। सर कित पूरी नहीं दिखती है तो उसको स्क्रॉल कर लिया करो। पूरी नहीं दिखती तो हम कैसे करें भाई? क्वेश्चन नंबर 9th, क्या दिक्कत है भाई? विच ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस है मिलकर। बिल्कुल यार, बिल्कुल 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 ठीक है। इसको सही करिएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन होगा इसका आंसर, ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है? नाइट्रोजन होगा। उसको लिख लीजिएगा जो यहाँ पे लिखा होता है ना, ठीक है? अब इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अगर आपको याद हो, यहाँ पे मैंने भी गौर उस चीज़ में नहीं किया, ठीक है? सॉरी फॉर दैट। कि अगर मैं आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, है ना, तो ब्रीदिंग करते हैं तो एटमॉस्फेयर में जितनी गैसेज हैं वो सब अंदर जाती हैं। ऑक्सीजन 21% होती है, वो जाती है। नाइट्रोजन 78% जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। तो वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा जाती है तो वो क्या जाती आती है, तो वो क्यों, मतलब हार्म नहीं होता वो हमें जब जाती है? तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि इट इज़ केमिकली अनरिएक्टिव गैस। क्यों नाइट्रोजन को भरते हैं इनमें चिप्स पैकेट में? क्योंकि इट इज़ केमिकली अनरिएक्टिव गैस, ठीक है? तो इस चीज़ को भी अगर हम देख लिए होते तो आई थिंक ये सब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी, डेनियल रदरफोर्ड और शील और कैवेंडिश। ऑक्सीजन की अगर बात करें, ध्यान रखिएगा एक नाम जोसेफ प्रीस्टली, ठीक है? मैंने इस पर गौर नहीं किया। जोसेफ प्रीस्टली। और भी लोग थे जैसे कि इसमें कार्ल विनमैन भी थे, ठीक है? कार्ल विलहेम भी थे, कार्ल विलहेम, ठीक है? नाम याद रखिएगा, जोसेफ प्रीस्टली और कार्ल विलहेम। इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी थी, ठीक है? तो थैंक यू फॉर। हाँ नहीं, अभी बिल्कुल उसका यही ऑप्शन नंबर बी ही होगा, उसका नाइट्रोजन ही होगा, बिकॉज केमिकली अनरिएक्टिव गैस पूछा तो वही होगा, ठीक है? और ऑर्गन को तो आपको बताइए कौन किया होगा, विलियम रैमसे किए होंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद सभी को। एंड फेयरवेल पार्टी बिल्कुल देंगे भाई। आप लोग सिलेक्शन लेके आएंगे ना, सारी टाइप ऑफ पार्टीज़ मिलेंगी आपको। सर जेके टेम्पल चलें? क्विज़ कहाँ होगा सर? प्रपोजिशन भाई टेलीग्राम पे होगा, परमार एसएससी वाले नहीं, जो क्विज़ ग्रुप का है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा ना, आई थिंक नहीं दिया है। तो जिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा जो आपका जहाँ पे क्विज़ होता है उसका, है ना? ठीक है पूजा जी, घराना भी हो जाएंगे, है ना? किसमें? एंशियंट हिस्ट्री की बोल रहे हो क्या सौरभ? एंशियंट हिस्ट्री वाले मैराथन में एंशियंट हिस्ट्री का बोल रहे हो क्या कि 60 से ज़्यादा करना है, ऐसा बोल रहे हो क्या? चलिए भाई, थैंक यू सभी को। बाकी आप लोगों से इंटरेक्ट करके काफ़ी अच्छा लगा। अभी तो 1-2 क्लासेस और होंगी, ठीक है? तो उसमें कर लेंगे अच्छे से। सर आई एम क्राइंग, अभिषेक मुखर्जी। नहीं बेटा, रोना नहीं है, रोना नहीं है। कोई अभिषेक को पानी पिलाओ भाई। थैंक यू कोहली पांडे जी। अभिषेक जाकड़, बाय बाय भाई, थैंक यू। थैंक यू सचिन। क्यों भाई? सर प्लीज़, हाँ ठीक है, देखते हैं। 70-80 क्वेश्चन कर लेंगे अगर होगा तो भाई। 60 में होगा तो पूरा रिवाइज हो जाएगा, चिंता क्या कर रहे हो यार? पूरा रिवीजन करवाना मेरा वो है ना। चाहे 60 क्वेश्चन लूँ मैं, चाहे 70 लूँ, चाहे 80 लूँ, है ना? और ले लेंगे, कोई नहीं। सर प्लीज़ ऐड कर दीजिए मेरा था। इतना क्या रो रहे हो भाई सौरभ? हैं? इतना क्या रो रहे हो?
भरोसा नहीं है क्या कि अगर 60 क्वेश्चन भी लेंगे तो उसमें पूरा रिवाइज कर लेंगे हम लोग? अच्छा, आई एम हाफ क्राइंग। हाँ भाई, लेवल सबके निकलेंगे शर्मा जी, बिल्कुल लेवल सबके निकलेंगे। निकलेंगे उसी के जो लास्ट तक क्या है, खड़ा रहेगा, है ना, टिका रहेगा। चलो भाई, थैंक यू, धन्यवाद। सर प्रोमो कोड वैलिड कर दीजिए। प्रोमो कोड एक्सपायर हो गया होगा, मैंने बोला था। चलो अभी मैं कर देता हूँ, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। PARMAR ये जो कोड है, प्रोमो कोड, इसको मैं नहीं होता तो रात भर के लिए कर देता हूँ, ठीक है। जिसको अगर बैच में एनरोल करना है तो यूज़ करके कर सकता है, लेकिन सिर्फ रात भर के लिए है, ठीक है। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।